हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी ट्रिपल बंदरोगा मुख्य परीक्षा 2023 में दिए गए सिलेबस के अनुसार आज हम लोग सबसे अंतिम चैप्टर को भी पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम चैप्टर है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। इस बुक को समाप्त करने के बाद हम लोग 16 मार्च से यूथ कंपटीशन टाइम्स की रिफ्रेशर वाली बुक को भी देखेंगे और वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि पूरे 26 चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। ये बुक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चैप्टर के अंत में बहुविकल्पी प्रश्नों को भी दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट जो है उसको भी समाप्त करते हैं बिना देरी किए। पहला हेडिंग है भारतीय कृषि प्रणाली। इसके अंतर्गत देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक तरीकों के आधार पर कृषि या खेती को वर्गीकृत करना ही कृषि प्रणाली कहलाता है। जब किसी पर क्षेत्र पर कृषि क्रियाएं जैसे फलोत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि के अनुकूल लाभ प्राप्ति हेतु किसान जो विधियां अपनाता है उसे ही कृषि प्रणाली कहा जाता है। सहकारी खेती, सामूहिक खेती, राजकीय खेती, किसानी खेती, निगमित खेती, पूंजीवादी खेती, कृषि यंत्रीकरण कृषि प्रणाली के उदाहरण हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियों के अंतर्गत जिसमें कोई कृषि कार्य संपन्न किया जाता हो उसे ही कृषि प्रणाली कहते हैं। अब आगे है जो हेडिंग वो है कृषि प्रणाली के प्रमुख प्रकार। इसमें कृषि प्रणाली के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहला है राजकीय खेती। इसके अंतर्गत देखेंगे इस प्रकार की खेती करने वाले फार्म सरकार की संपत्ति के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार की खेती वाली भूमियों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ऐसे फर्मों को चलाने के लिए राज्य सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं एवं पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। फार्म उत्पादन की योजना भी सरकार द्वारा ही बनाई जाती है। खेत में प्रतिदिन का कामकाज दिहाड़ी मजदूर द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार के फार्म अनुसंधान व विकास कार्य प्रदर्शन और अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। दूसरा है खेती, वो सहकारी खेती है। इसके अंतर्गत देखेंगे सहकारी खेती से अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, पूंजी एवं श्रम को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सदस्यों को उनके श्रम और भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। तीसरा है सामूहिक खेती। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामूहिक खेती के अंतर्गत जोतों एवं समस्त कृषि इनपुटों को एकत्र कर लिया जाता है। भूमि का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित होता है। भूमि का प्रबंधन चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों को श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है तथा कार्यानुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। अंत में बचे लाभ का वितरण भूमि के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट खेती है वो है काश्तकारी खेती। इसके अंतर्गत हम देखेंगे काश्तकारी खेती के अंतर्गत किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है तथा उसको अस्थायी, पैतृक व हस्तांतरित अधिकार प्राप्त होते हैं। वह पहले से निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है। खेती के सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से कर सकता है। यह प्रणाली भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। अब नेक्स्ट है निगमित खेती। इसके अंतर्गत देखेंगे निगमित खेती के अंतर्गत खेती का प्रबंध एक निगम द्वारा किया जाता है। निगम की सारी व्यवस्था संचालक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि तथा पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती की यह प्रणाली मुख्यतः अमेरिका में प्रचलित है। भारत में सूरतगढ़ जैसे कई फर्मों को सम्मिलित करके केंद्रीय सरकार के अधीन भारत राज्य फार्म निगम लिमिटेड के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है। नेक्स्ट है वो है पूंजीवादी खेती। इसमें इस खेती के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं जो वे या तो स्वयं क्रय करते हैं या फिर भी सरकार द्वारा उनको अधिकृत किए जाते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रचलित है। इस प्रकार की खेती में पूंजीपति दिहाड़ी मजदूरों तथा आधुनिक तकनीक की सहायता से भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। भारत में चाय तथा कॉफ़ी के बागानों में इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। आगे है कृषि यंत्रीकरण। इसके अंतर्गत देखेंगे कृषि यंत्रीकरण से तात्पर्य भूमि पर मशीनों द्वारा उन कार्यों को करने से होता है जो साधारणतया मानव या पशुओं के द्वारा किए जाते हैं। यह श्रमिक क्षेत्रों में श्रम की पूंजी से बदल देना ही कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। भारत में इसे दो रूपों में अपनाया गया है। पहला है परंपरागत पशुचालित कृषि उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा संसाधनों से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करना है। देश में विभिन्न कृषि जलवायु तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारवाही पशुओं के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए पशुचालित उपकरणों का प्रतिस्थापना करना है। आगे हेडिंग है कृषि प्रणाली को निर्धारित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत देखेंगे
कृषि प्रणाली को निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला इसमें है जोत का आकार। बड़ी जोत के लिए व्यक्तिगत या काश्तकारी कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। जोत का आकार छोटा होने की दशा में सहकारी कृषि प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा है भूमि का स्वामित्व। इसके अंतर्गत देखेंगे यदि भूमि पर सरकार का स्वामित्व है तो राज्य की कृषि प्रणाली अपनाई जाएगी। जब भूमि पर कृषक का निजी स्वामित्व हो तब व्यक्तिगत अथवा काश्तकारी कृषि प्रणाली अपनाई जाएगी। तीसरा है खेती का उद्देश्य। अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार खेती की प्रणाली में अंतर आ जाता है। जैसे व्यापारिक खेती केवल बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसी प्रकार अनुसंधान या प्रदर्शन हेतु खेती राज्य की खेती प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है शासन तंत्र का प्रभाव। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग राज्य शासन अर्थात सरकारी तंत्र का प्रभाव भी खेती की प्रणाली को प्रभावित करता है। जैसे साम्यवादी सरकार की व्यवस्था में सामूहिक खेती तथा प्रजातंत्री सरकारी व्यवस्था में व्यक्तिगत खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। पांचवा है साधनों की उपलब्धता। इसके अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों की उपलब्धता पर खेती की प्रणाली निर्भर करती है। जैसे अधिक भूमि पर अधिक पूंजी उपलब्ध होने पर श्रम के स्थान पर आधुनिक मशीनों, उपकरणों आदि का प्रयोग करके पूंजीवादी खेती की जाती है। छठा है सुविधाओं के उपयोग के लिए। छोटी छोटी जोतों पर भी ऋण सुविधा, विपणन सुविधा, यातायात सुविधा आदि का लाभ उठाने के लिए सहकारी खेती की प्रणाली अपनाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। नेक्स्ट है फसल चक्र हेडिंग। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे किसी खेत में फसलों को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। आगे है फसल चक्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे। एक फसल उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में फसल चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फसल चक्र को अपनाने का उद्देश्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग करके उससे अधिकतम फसल उत्पादन प्राप्त करना है। अब फसल चक्र की परिभाषा देख लेते हैं। किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाए जाने वाली फसली के क्रम को फसल चक्र कहते हैं। किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु एवं अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न फसल चक्र अपनाए जाते हैं। एक अच्छे फसल चक्र को अपनाकर एक किसान अपनी भूमि से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकता है। भारत में फसल ऋतुएं, इनमें हम लोग देखेंगे भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? वो हैं रबी, खरीफ और जायद। जब भी कृषि से संबंधित कोई एग्जाम होता है तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है ऋतुओं से। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला है रबी की फसल। इसमें रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर माह के मध्य बोई जाती है। इन्हें ग्रीष्म ऋतु अब मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी की प्रमुख फसलें इसमें गेहूँ, जौ, मटर, चना, आलू, लाही जिसको तोरिया बोला जाता है और सरसों आदि आते हैं। इस समय रबी की ही फसल बोई गई है। ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रबी की फसलों के उत्पादन में प्रमुख हैं। दूसरा जो फसल है वो है खरीफ की फसल। इसमें खरीफ की फसलों को जून से जुलाई के महीने के मध्य बोया जाता है जब मानसून का आगमन होता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम राज्यों में होती है। अब नेक्स्ट जो है वो है जायद की फसलें। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा जाता है। यह फसल मार्च से जून माह में बोई जाती है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और पशु चारे जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला हेडिंग है फसल चक्र के प्रमुख प्रकार। इसमें एक एक करके देख रहे हैं। पहला है खरीफ की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र। दूसरा है रबी की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र। तीसरा है जायद की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र। इसमें अब हम लोग देखेंगे हेडिंग के रूप में फसल चक्र के सिद्धांत और लाभ। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। आगे है अधिक खाद की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को उगाना चाहिए। कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्ण ढंग से करना चाहिए। भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग लाभ इसके क्या है। किसी खेत के प्रति इकाई क्षेत्रफल से एक निश्चित समय में होने वाले उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि क्षेत्र पर उपलब्ध संसाधनों का क्षमताशाली उपयोग
होता रहता है। विभिन्न फसलों का कार्यक्रम निश्चित हो जाने से उनके लिए आवश्यक बीज का तथा खरपतवारनाशी आदि का उचित समय के अनुसार प्रयोग किया जाता है। फसल चक्र में गहरी तथा कम गहरी उथली जड़ वाली फसलों के सम्मिलित होने के कारण भूमि की ऊपरी सतह तथा नीचे की सतह से पोषक तत्वों का फसल द्वारा उचित एवं तेजी से अवशोषण होता है। फसल चक्र को अपनाने से मृदा क्षरण में कमी आती है, क्योंकि फसल चक्र में आच्छादन फसलों को सम्मिलित किया जाता है। कृषक को वर्ष भर कार्य करने का अवसर मिलता है। मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार होता है। सघन फसल चक्रों को अपनाने से भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। उचित फसल चक्र को अपनाने से भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रावधान में कमी आती है। फसल चक्र अपनाने से कीटों तथा खरपतवारों पर भी नियंत्रण होता है। अब फसल चक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हेडिंग है फसल चक्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसमें देखेंगे। भूमि की किस्म, धरातल तथा उसके प्रयोग को ध्यान में रखकर फसलों का समावेश एक अच्छे फसल चक्र की मुख्य विशेषता होती है। कृषि परिक्षेत्र पर उपलब्ध कृषि श्रमिकों के कार्य का उचित प्रकार से वितरण रहता है। एक अच्छे फसल चक्र से उन्हें वर्ष भर लगातार रोजगार उपलब्ध होता रहता है। एक उत्तम फसल चक्र प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकतम आर्थिक लाभ देता है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे भूमि में नाइट्रोजन तथा जीवांश पदार्थों की वृद्धि होती है। ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जिनसे फसलों के रोगों तथा उनमें लगने वाले कीटों आदि पर भी प्रभावशाली नियंत्रण संभव हो सके। फसल चक्र में अधिक लाभ देने वाली फसलों का समावेश करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव की समस्या होती है वहाँ पर आच्छादन फसलों को उगाना चाहिए। इन फसलों की भू परिष्करण संबंधी आवश्यकता कम से कम होना चाहिए। कृषि प्रक्षेत्र पर गहरी जड़ वाली तथा उथली जड़ वाली फसलों का समावेश फसल चक्र में करना चाहिए। पशुओं को चारे की आपूर्ति के लिए चारे वाली फसलों को सम्मिलित करना भी आवश्यक होता है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है समानांतर फसल का एक उदाहरण है, तो इसमें हम लोग जो गेहूं प्लस सरसों वाला देख रहे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि प्रणाली में निम्न उत्पादकता का कारण है, तो वो है आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। इसका जो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी वो सही होगा। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो वो है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, तो ये मिश्रित कृषि में आता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है, तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, सही है। मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो वो है धान, मक्का, गेहूँ। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है मक्के की खेती की जा सकती है, तो वो की जा सकती है वर्ष भर। नेक्स्ट है भारतीय कृषि प्रणाली में झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है, तो वो आपका है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है, तो वो है आपका चाय, रबड़, नारियल, कहवा। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो वो गरम मसाले के लिए। नेक्स्ट है हरित क्रांति से अभिप्राय है, तो वो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम के लिए, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, तो अक्टूबर नवंबर में होती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वह है आपका धान। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो वो है मूंग और उड़द। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है किस खेती के अंतर्गत किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है, तो वो आपका है काश्तकारी खेती। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है किस खेती के अंतर्गत जोतों एवं समस्त कृषि इनपुटों को एकत्र कर लिया जाता है, तो है सामूहिक खेती। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ऐसी प्रणाली जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो ये है फसल चक्र। इसका आंसर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपका जो देख रहे हैं हम लोग अरहर, नीलम, वही क्या होगा यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी फसल
खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है, तो वो है आपका सरसों, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो वो पाए तमिलनाडु तट पे, जो कोरोमंडल का तट तमिलनाडु में होता है वही सही होगा आंसर बी वाला। और नेक्स्ट है भारत में कृषि प्रणाली को समझा जाता है, तो क्या समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग आज के भी सेशन में 26वें चैप्टर को समाप्त कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और कल से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की रिफ्रेशर वाली बुक को हम भी कराएंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।